कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली कैसे लिखें, आज इसे हम देखेंगे। जैसे कि हमें पता है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में कर्मचारियों को उच्च पद पर प्रभार देने संबंधी जो प्रक्रिया है वो प्रचलन में है और इस संबंध में आदेश लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा भी जारी किया गया, जिसमें कर्मचारियों के जो गोपनीय प्रतिवेदन है इसे लिखने संबंधी इसमें निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यदि हम आदेश में देखें तो जो गोपनीय प्रतिवेदन है इसका प्रारूप भी दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं गोपनीय प्रतिवेदन का प्रारूप। अब इसमें 5 भाग दिए गए हैं। पहला और जो दूसरा भाग है वो कर्मचारियों को स्वयं भरना है और इसके उपरांत 3 अन्य जो भाग हैं वो वरिष्ठ कार्यालय वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा भरे जाएंगे, जिसमें प्रतिवेदक अधिकारी अलग बनाए गए हैं, समीक्षक अधिकारी अलग बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो इसमें 5 भाग दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि गोपनीय चरित्रावली का जो प्रारूप जारी किया गया है इसमें कैसे जानकारी दर्ज करना है, साथ ही किन किन शिक्षकों को इसमें जानकारी दर्ज करना होगा। तो शिक्षकों की यदि हम बात करें तो इसमें दिया गया है शिक्षक, नवीन शिक्षक, व्यायाम निर्देशक, संवर्गीय पदों के गोपनीय चरित्रावली का प्रारूप। तो यहाँ पर जो शिक्षक हैं, जो नियमित शिक्षक हैं, फुल फ्लैश शिक्षक, उनके लिए भी, और जो नवीन शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी हैं जैसे प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक, इन्हें भी गोपनीय चरित्रावली का जो प्रारूप है वो भरना होगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें जानकारी कैसे दर्ज करें एक भरे हुए प्रपत्र में। जैसे हम देखें तो इसका जो पहला भाग है समान जानकारी का है, जिसमें कर्मचारी को अपनी समान जानकारी दर्ज करना होगा। अब इसमें पहले भाग में तो अधिक कोई समस्या नहीं है, इसमें समान सी जानकारी रहती है, जैसे कर्मचारी का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पद नाम जो है, पदांकित संस्था, वो सारी डिटेल इसमें रहेगी। साथ ही इसमें हम देखें तो वर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांक। अब चूंकि वर्तमान पद की यदि हम बात करें तो वर्तमान जो पद, यदि नवीन संवर्ग के कर्मचारी की बात करें तो 1 जुलाई 2018 को नवीन शिक्षक संवर्ग की नियुक्ति हुई है। तो यहाँ पर वर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांक 1/7/2018 अंकित करना होगा। इसके बाद में विभाग में प्रथम नियुक्ति दिनांक, जो भी आपकी प्रथम नियुक्ति दिनांक है वो दिनांक आपको यहाँ पर अंकित करना होगा। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता, तो आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता हो वो दर्ज करें। इसके बाद में हम देखें तो नियोजन का प्रकार, अर्थात आपकी जो भर्ती है इसका प्रकार आपको यहाँ पर अंकित करना होगा कि सीधी भर्ती है, पदोन्नति है या फिर अनुकंपा है, जो भी है वो आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। और अंतिम बिंदु इसमें दिया है 10वां बिंदु श्रेणी का। श्रेणी में कैटेगरी, कर्मचारी की जो कैटेगरी है, जाति संवर्ग है, वो दर्ज करना होगा। जनरल, SC, ST, OBC जो भी हो वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है और यहाँ पर सिग्नेचर, नाम और पद आपको लिख देना है। अब इसमें विशेष बात है कि जो गोपनीय चरित्रावली है पहले 2 भाग तो कर्मचारी को स्वयं भरना है और नीले डॉट पेन से आप इसमें जानकारी को अंकित करें। दूसरी बात कि आपको अपनी हैंडराइटिंग से ही इसमें जानकारी को दर्ज करना है। अब इसमें देखें हम सेकंड भाग इसका, चूंकि सेकंड भाग जो है स्वमूल्यांकन का है, जो आवेदक है उनके द्वारा ही भरा जाएगा, अर्थात कर्मचारी के द्वारा ही भरा जाएगा। अब सेकंड भाग में पहला बिंदु दिया गया है कि छात्र उपस्थिति में वृद्धि के लिए किए गए प्रयास का विवरण। आपने जो भी प्रयास किया हो वो आपको यहाँ पर उल्लेख कर देना है। जैसे हमने एक लाइन में उल्लेख किया है कि पालकों से फोन एवं घर घर जाकर संपर्क कर बच्चों को शाला भेजने हेतु प्रेरित करना। आपने जो भी प्रयास किया हो आप यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरा बिंदु, लक्ष्य के विरुद्ध पाठ्यक्रम पूर्णता का प्रतिशत। आपको जो लक्ष्य मिला है वो कितने प्रतिशत पूर्ण हुआ है उसका प्रतिशत आपको लिखना है। अब चूंकि जो पाठ्यक्रम था हमारा 100% पूर्ण हो गया है तो हमने 100% यहाँ पर उल्लेख किया है। तीसरा बिंदु इसमें दिया है कि यदि लक्ष्य प्राप्ति में कोई कठिनाई आई हो तो उनका विवरण। यदि आपको लक्ष्य प्राप्ति में किसी प्रकार की कठिनाई आई हो तो आप यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं, हमें कोई कठिनाई नहीं आई, तो हमने इसमें उल्लेख कर दिया कि कोई कठिनाई नहीं आई। चौथा बिंदु इसमें दिया है कि प्रतिवेदित अवधि में प्रशिक्षण में सहभागिता विवरण। अब यहाँ पर क्या क्या प्रशिक्षण आपने प्राप्त किए हैं उनका विवरण भी आप इसमें लिख सकते हैं। साथ ही अन्य और भी बिंदु इसमें आप लिख सकते हैं। जैसे हमने एक समान रूप से इसमें लिख दिया कि विभिन्न ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रशिक्षणों में सहभागिता कर उनका क्रियान्वयन शाला स्तर पर किया। इसके बाद में हम देखें 5वां बिंदु जो कि परीक्षा परिणाम से संबंधित है, जिसमें हमें अपने विषय या फिर कक्षा का जो परीक्षा परिणाम है वो दर्ज करना है। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है
कि आपने जो गोपनीय चरित्रावली आप लिख रहे हैं वो वर्षवार अलग अलग लिखना है। प्रति वर्ष की 3 प्रति में आपको लिखना होगा। जैसे हम बात करें यदि 16-17 की गोपनीय चरित्रावली हम लिख रहे हैं तो हमें अपनी हैंडराइटिंग में लिखना होगा और इस गोपनीय चरित्रावली की 3 प्रति हमें अलग अलग बनाना होगा। तो यहाँ पर हमने परीक्षा परिणाम लिख दिया। जैसे हमने 16-17 की यदि CR लिख रहे हैं तो 16-17 ऊपर उल्लेख करेंगे। आप देख सकते हैं कि ऊपर वर्ष उल्लेख करने का भी इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर किस सत्र की आप गोपनीय चरित्रावली लिख रहे हैं वो लिखना होगा। इसके बाद उसी सत्र में जो परीक्षा परिणाम रहा हो इसका उल्लेख आपको नीचे कर देना है। इसके बाद में हम देखें तो 6वां बिंदु इसमें दिया गया है कि अन्य कार्य जिसे आप एक उत्कृष्ट योगदान के रूप में उल्लेख करना चाहते हैं, आपके द्वारा किया गया कोई उत्कृष्ट कार्य या उत्कृष्ट योगदान जिसका उल्लेख आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब जैसे सभी शिक्षकों के लिए इसमें अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं। कई सारे हमारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें स्टेट या फिर नेशनल लेवल के अवार्ड मिले हैं, तो शिक्षकों के कार्य के आधार पर ही इन्हें अवार्ड मिलते हैं। तो इन्होंने जो योगदान दिया है विभाग को वो यहाँ पर आप उल्लेख कर सकते हैं। हमने समान रूप से इसमें लिख दिया कि शालाओं में विभिन्न ऑनलाइन कार्य जैसे छात्रों की मैपिंग, प्रोफाइल अपडेशन, यूडाइस प्लस प्रकार जो ऑनलाइन कार्य है इन्हें हमने स्वयं त्रुटि रहित बहुत ही आसानी से पूर्ण कर लिया है। तो इस प्रकार से हमने इसमें उल्लेख कर दिया। अब अगला भाग इसमें आता है भाग 3 जो कि प्रतिवेदक अधिकारी के द्वारा भरा जाएगा। अब यहाँ पर एक नया शब्द है प्रतिवेदक अधिकारी। तो इसमें बता दें कि पदनाम के आधार पर प्रतिवेदक अधिकारी अलग अलग होंगे और इस संबंध में भी जो निर्देश हैं वो लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा दिए गए हैं। जैसे हम देखें तो इसमें प्रतिवेदक अधिकारी बताए गए हैं। जैसे इसे हम रोटेट करके देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पदनाम दिया है प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला। जो हेड मास्टर है माध्यमिक शाला के फुल फ्लैश हेड मास्टर HM, इनके लिए प्रतिवेदक अधिकारी कौन होगा। तो जैसे हम देखें तो यहाँ पर प्रतिवेदक अधिकारी के नाम दिए गए हैं, उनका पदनाम दिया गया है कि संबंधित पद के लिए कौन प्रतिवेदक अधिकारी होंगे। तो यहाँ पर जो प्रधान अध्यापक हैं HM हैं, इनका प्रतिवेदक अधिकारी संबंधित संकुल प्रचार रहेंगे। अब इसके पश्चात इसमें हम देखें तो उच्च श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक संगीत, इनके जो प्रतिवेदक अधिकारी हैं संस्था प्रमुख, अर्थात जिस संस्था में वो कार्य कर रहे हैं उस संस्था के जो संस्था प्रमुख हैं वो प्रतिवेदक अधिकारी होंगे। इसी प्रकार प्राथमिक शाला के लिए हम देखें तो जो प्रधान अध्यापक हैं, सहायक शिक्षक हैं या फिर प्राथमिक शिक्षक हैं, इनके जो प्रतिवेदक अधिकारी हैं वो भी संबंधित संस्था प्रमुख होंगे या फिर संस्था के जो भी प्रचार होंगे वो उनके प्रतिवेदक अधिकारी होंगे। तो जो प्रतिवेदक अधिकारी है इनका भी भाग 3 में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इन्हें भाग 3 फिल करना होगा। जैसे हम देखें तो भाग 3 जो है मूल्यांकन का है जो कि प्रतिवेदक अधिकारी के द्वारा भरा जाएगा, जिसमें हम देखते हैं कि लगभग 9 बिंदु दिए गए हैं जिसमें प्रतिवेदक अधिकारी अपनी टिप अंकित करेंगे। जिसमें जो बिंदु दिया गया है प्रतिवेदित अवधि में प्रशिक्षण में सहभागिता पर टिप्पणी। अब कर्मचारी ने जो सहभागिता किया है प्रशिक्षण में उस पर टिप्पणी करना है। तो प्रशिक्षणों में 100% सहभागिता के साथ इसका क्रियान्वयन शाला स्तर पर किया गया। तो इस प्रकार से जो प्रतिवेदक अधिकारी हैं, जो संस्था प्रमुख हैं या फिर संकुल प्रचार हैं, वो टिप्पणी कर सकते हैं। आप चाहें तो अन्य और भी कोई टिप्पणी इसमें अंकित कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखें तो व्यक्तित्व एवं व्यवहार, इनका जो व्यवहार है अर्थात कर्मचारी का व्यवहार कैसा है, इसका उल्लेख करना है प्रतिवेदक अधिकारी को। तो यहाँ पर हमने उल्लेख किया संतोषप्रद, आप चाहें तो अन्य और भी कुछ इसमें उल्लेख कर सकते हैं। इसके बाद में कार्य क्षमता, तो कर्मचारी के कार्य करने की जो क्षमता है वो सक्षम है, कर्मचारी कार्य कर सकते हैं, तो हमने इसमें सक्षम लिख दिया। इसके बाद में हम देखें तो जनता एवं सह पदाधिकारियों से संबंध, तो यहाँ पर मधुर संबंध है तो मधुर लिख दिया। आप चाहें तो अन्य बिंदु भी इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद में 6वां बिंदु इसमें दिया गया है प्रतिवेदक अधिकारी के लिए कि प्रतिवेदन अवधि में दंड, निंदा या विशेष प्रशंसा, यहाँ पर यदि दंड मिला हो या फिर निंदा की गई हो तो इसका उल्लेख करना है, या फिर दंड निंदा नहीं मिली हो, आप विशेष प्रशंसा करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप उल्लेख कर सकते हैं। अब इसके बाद में पदोन्नति, दक्षता अवरोध पार करने की उपयुक्तता, तो यहाँ पर उल्लेख किया गया पदोन्नति हेतु उपयुक्त। इसके बाद 8वां बिंदु जो है सन्निष्ठा का। अब सन्निष्ठा का जो कॉलम है इसमें समान रूप से खाली ही रहता है, इसमें जानकारी अंकित नहीं होती। सन्निष्ठा से तात्पर्य कि समान रूप से समझे कि कर्मचारी जो है किसी भ्रष्ट कार्य में लिप्त है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो उसका उल्लेख यहाँ पर प्रतिवेदक अधिकारी को करना होता है। लेकिन इसके लिए अधिकारी के पास में प्रमाण होना जरूरी है, केवल शक के आधार पर इसमें उल्लेख नहीं कर सकते। तो समान रूप से जो 8वां
8वां बिंदु है वो खाली ही रहेगा। 9वां जो है समान टिप्पणी के लिए, तो यहाँ पर प्रतिवेदक अधिकारी अपनी समान टिप्पणी कर सकते हैं, जैसे कार्य के प्रति लगनशील एवं अनुशासित, या आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। अब इसके बाद में वर्गीकरण करना होगा प्रतिवेदक अधिकारी को। वर्गीकरण के लिए इसमें दिया गया है उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, औसत या फिर औसत से कम। तो जो भी लगता है आपको कि कर्मचारी किस प्रकार से है, वो यहाँ पर आप वर्गीकरण कर सकते हैं। इसके बाद में हस्ताक्षर करना है, नाम और पदनाम और दिनांक यहाँ पर अंकित कर देना है। तो इस प्रकार से जो प्रतिवेदक अधिकारी है इनका भाग 3 पूर्ण हो जाएगा। अब हम बात करते हैं भाग 4 की। तो भाग 4 और भाग 5 दो भाग इसमें और बचे हुए हैं, जो कि समीक्षक अधिकारी और स्वीकृत अधिकारी के द्वारा भरा जाएगा। और इसमें भी केवल श्रेणी अंकित करना है, और इसके उपरांत यदि कुछ टिप्पणी करना हो तो टिप्पणी भी इसमें कर सकते हैं। तो जो भी श्रेणी लगता है समीक्षक अधिकारी को वो अंकित कर सकते हैं, और इसी प्रकार स्वीकृत अधिकारी के लिए भी यहाँ पर जो है श्रेणी दी गई है तो यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो स्वीकृत अधिकारी या फिर समीक्षक अधिकारी कौन होंगे। तो इस संबंध में भी हम देखें तो लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। जैसे समीक्षक अधिकारी की हम बात करें तो प्रधान अध्यापक के लिए जो समीक्षक अधिकारी है वो विकासखंड शिक्षा अधिकारी होंगे। साथ ही यदि हम बात करते हैं उच्च श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक या फिर माध्यमिक शिक्षक संगीत की, तो इनके लिए समीक्षक अधिकारी संकुल प्रचार होंगे। अन्य सभी पदों के लिए आप देख सकते हैं कि संकुल प्रचार समीक्षक अधिकारी होंगे। जैसे इसमें प्राथमिक शिक्षक हैं या फिर प्राथमिक विभाग के जो कर्मचारी है, इनके लिए भी जो समीक्षक अधिकारी हैं वो संकुल प्रचार होंगे। लेकिन यदि प्रधान अध्यापक हैं, एचएम है फुल फ्लैश, तो इनके लिए समीक्षक अधिकारी बीओ होंगे, विकासखंड शिक्षा अधिकारी। इसी प्रकार स्वीकृत अधिकारी की हम बात कर लेते हैं। तो प्रधान अध्यापक के लिए जो स्वीकृत कर्ता अधिकारी है वो जिला शिक्षा अधिकारी होंगे। डीओ जो हैं वो स्वीकृत कर्ता अधिकारी होंगे केवल प्रधान अध्यापक के लिए। बाकी जो अन्य पद हैं जैसे उच्च श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक या फिर प्राथमिक शिक्षक, प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला, इनके लिए जो स्वीकृत कर्ता अधिकारी होंगे वो विकासखंड शिक्षा अधिकारी जो बीओ हैं वो रहेंगे। और अंत में इसके संधारण की हम बात करें तो जो गोपनीय प्रतिवेदन है प्रधान अध्यापक का संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण के द्वारा संधारित किया जाएगा। वहीं जो अन्य पद हैं जैसे उच्च श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक या फिर प्राथमिक शिक्षक, प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला, इनके गोपनीय प्रतिवेदन का जो संधारण है वो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में किया जाएगा, जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा। तो इस प्रकार से कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन को भरा जाना है। हालांकि यदि इस संबंध में हम देखें तो 25 अप्रैल 2023 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें और विस्तृत निर्देश मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पष्ट हो जाएगा कि किस सन तक के कर्मचारी को अपना गोपनीय प्रतिवेदन जमा करना है। वर्तमान में यदि हम देखें तो सभी कर्मचारी अपना गोपनीय प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं जमा करने के लिए, लेकिन 25 अप्रैल के पश्चात इसमें स्पष्ट हो जाएगा कि किन किन कर्मचारियों को अपना गोपनीय चरित्रावली प्रारूप जमा करना है भरकर। ये थी गोपनीय चरित्रावली भरने संबंधी एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।